हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। लेकिन अब इस चैप्टर का नाम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ना होकर सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यह चैप्टर हमारे क्लास 12 सेकेंड टर्म में आएगा, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे कि इस चैप्टर का परिचय देते हैं। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ, जिसे दो ध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। जब दो ध्रुव हुआ करते थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, तो उसके बाद कुछ सत्ता के जो नए वैकल्पिक केंद्र आए वो अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। जैसा कि यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन, जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है, कि उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। अब हम ये पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1978 के दिसंबर में देंग शाओपिंग ने ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति चलाई। एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि चीन में मुक्त द्वार यानी ओपन डोर की नीति किसने चलाई। तो चीन में 1978 के दिसंबर में देंग शाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति चलाई। इसके बाद चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। जब देंग शाओपिंग ने 1978 में ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति चलाई, तो उसके बाद चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में ही कुछ ही सालों के अंदर चीन आर्थिक ताकत के रूप में उभर गया। पहली तस्वीर, ये जो इस चैप्टर में दिख रही होगी आपको, पहली तस्वीर जो है ये वाली, ये तस्वीर में पहली तस्वीर, ये वाली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद चीन की है। जब चीन में क्रांति हुई थी 1948 में, तो ये उसके बाद की है। और दूसरी तस्वीर की बात करें तो ये दूसरी तस्वीर है जो संघाई को दिखा रही है, जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। आज हमारा टॉपिक है यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो यूरोप के जो नेता थे वो यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए? जैसा कि यूरोप के देशों के आपस में एक दूसरे से दुश्मनी थी, तो उन्हें या फिर से अपनी दुश्मनी को शुरू रखना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के बड़े नेता मिले और उन्होंने यूरोपीय यूनियन बनाया। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की। अमेरिका जो था उसने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि मार्शल योजना क्या है। जिसके द्वारा अमेरिका ने यूरोप की आर्थिक मदद की, उसे ही मार्शल योजना के रूप में जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। अमेरिका ने एक संगठन बनाया नाटो, जिसके तहत उसने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को भी जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। पूछा जाता है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किसके तहत की गई, तो मार्शल योजना के तहत। और कब की गई? 1948 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। जैसा कि 1945 के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप दो खेमों में बट गया, पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन। तो पश्चिमी गठबंधन जो था वह अमेरिका की तरफ था, तो उसी को मदद देने के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई अमेरिका के द्वारा। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद
राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। यानी कि 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ, जो राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ, जिसे हिंदी में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के नाम से जाना जाएगा। उसका गठन कब हुआ? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन 1957 में हुआ। ये सब आपको याद करने होंगे इनके सन, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं अक्सर। सबसे इम्पोर्टेंट, 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यानी कि 1992 में ही यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी गई। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। यूरोपीय संघ जो बना था वह आर्थिक सहयोग के लिए बनता गया, और फिर यह इस संस्था से बदलकर राजनीतिक रूप धारण करता गया धीरे धीरे। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा है। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल रही। यूरोपीय संघ ने, जैसा कि 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की, जो असफल रही, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, स्थापना दिवस है, गान है और अपनी ही मुद्रा है, राष्ट्रीय गान है यूरोपीय संघ का अपना। यूरोपीय संघ के झंडे को अगर हम देखें तो ये जो दिख रहा है फोटो में, ये यूरोपीय संघ का झंडा है। यूरोपीय संघ का झंडा सोने के रंग के सितारों का घेरा, ये जो गोल्डन स्टार दिख रहे हैं ना, ये सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यानी कि ये स्टार का जो सर्कल है, यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है ये सर्कल। इसमें अगर बात करी जाए तो कितने सितारे हैं? इसमें 12 सितारे हैं, आप गिन भी सकते हो। इसमें टोटल 12 सितारे यानी 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या को 12 ही क्यों? क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो अब हमने यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में पढ़ लिया। अब यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव, यानी कि ये यूरोपीय संघ के प्रभाव हैं। आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त हैं। 2005 में यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2005 में जो है यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। इसका सकल घरेलू उत्पादन 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका से भी ज़्यादा था। इसकी मुद्रा, ये इम्पोर्टेंट है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या क्या नाम है। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसे यूरो कहा जाता है। अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, वे अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। यूरोपीय संघ की हमें मुद्रा का नाम पता चल गया, यूरो। अमेरिका की मुद्रा को क्या कहते हैं? डॉलर। जो यूरो है वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। अब ये यूरोपीय संघ के बारे में बता रहे हैं कि इसकी जो हिस्सेदारी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, वह अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है, और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। ये विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ जो है विश्व व्यापार संगठन जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठन है, उनके अंदर भी एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश, ब्रिटेन और फ्रांस। अब जो ब्रिटेन है ये यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा है। ये मैं जो बुक का एडिशन है मेरी बुक का, ये ओल्ड है, तो इसमें आपको थोड़ा मैं बताते रहूँगा। ये जो ब्रिटेन है ये यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा, तो खाली एक सदस्य बचा, फ्रांस। ब्रिटेन हट चुका है, वो सदस्य नहीं है। फ्रांस जो है अभी भी यूरोपीय संघ का सदस्य है। सुरक्षा परिषद, यूएनओ में सुरक्षा परिषद जो है फ्रांस उसका स्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल हैं। अब यूरोपीय संघ की हम सैनिक ताकत की बात करें। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है।
यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना जो है वह यूरोपीय संघ के पास है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ का कुल रक्षा बजट जो है वो अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस, जैसा कि मैंने अभी बताया ब्रिटेन जो है अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा, तो खाली फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं। फ्रांस जो है उसके पास भी परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोपीय संघ कितना आगे निकल चुका है। लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इराक पर जब अमेरिका ने हमला करा तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, अमेरिका के साथ थे, लेकिन जर्मनी और जापान ने इस हमले के खिलाफ थे। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि इनकी विदेश नीति एक दूसरे से कई बार विरोध भी हो जाती है। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो जो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन से यूरोपीय संघ के देश हुए जिन्होंने यूरोपीय मुद्रा और मास्ट्रिक्ट संधि का विरोध किया, तो उसका आंसर होगा डेनमार्क और स्वीडन। ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।